रहीम। अब रियलिज्म के बाद न्यू रियलिज्म की तरफ आती हैं। न्यू रियलिज्म 1970s में पेश की गई। इसका मतलब ये है कि पीछे रियलिज्म में जो खामियां हैं उसको ज़रा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस चेंज किया जाए। न्यू रियलिज्म यानी अब इसमें चेंजेस आई और जो पुरानी रियलिज्म थी वो क्लासिकल रियलिज्म बन गई। इसके मुताबिक जो स्टेट एज ए यूनिट लिया क्लासिकल रियलिज्म ने, उससे इन्होंने हट के इंटरनेशनल सिस्टम को एज ए मेजर इन्फ्लुएंस लिया। तो इनके नज़दीक जो सेंट्रल चीज़ है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसकी वजह से ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसकी वजह से ज़्यादातर पावर स्ट्रगल पूरी दुनिया में मौजूद होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू रियलिज्म ने मुकम्मल तौर पर रियलिज्म को, जो क्लासिकल रियलिज्म है, उसको डिस्कार्ड कर दिया, बल्कि बहुत सारे पोस्टुलेट्स के ऊपर वो यकीन रखती हैं। न्यू रियलिस्ट्स ये भी कहते हैं कि पावर स्ट्रगल मौजूद है, नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं और दुनिया में अनाकी की सिचुएशन है, कोई भी ओवर आर्किंग अथॉरिटी नहीं है और इन जो स्टेट्स हैं वो फिर स्ट्रगल में और मौजूद रहती हैं। लेकिन जो मेन डिविएशन है इनकी क्लासिकल रियलिज्म से वो इंटरनेशनल सिस्टम है। ये इसको प्राइमरी एक्टर या प्राइमरी कंस्ट्रेंट या इन्फ्लुएंस मानते हैं। अब जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो रिवील करता है एक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो रिवील करता है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या रिवील करेगा? हायरार्किकल स्ट्रक्चर वो रिवील। हायरार्की का आपको पता है एक ऑर्डर की शक्ल में एक पावर सबसे ज़्यादा कैपेबल है, सबसे ज़्यादा उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है, उसके नीचे फिर दूसरी पावर, फिर तीसरी पावर, चौथी पावर, और इस तरीके से एक इंटरनेशनल सिस्टम बनता है। अब इस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो ऊपर वाली बड़ी पावर है वो कोशिश करेगी कि मेरी पावर हमेशा ज़्यादा रहे। नीचे वाली पावर्स जो हैं वो कोशिश करेंगी कि अपनी से ऊपर वाली पावर से ऊपर आने की कोशिश करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इजाफा करते हुए। तो इससे स्ट्रगल जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद रहती है। अगर हम इस वक्त दुनिया का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है? वो यूनिपोलर स्ट्रक्चर है। दुनिया में सबसे बड़ी पावर अमेरिका और उससे नीचे कुछ दूसरी पावर्स हैं। अगर हम सपोज कर लें कि अमेरिका से नीचे बाकी 4 वीटो पावर्स हैं, चाइना आ जाती है, रशिया आ जाता है, फिर ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, ये कुछ पावर्स हैं। लेकिन इसके साथ ब्रिक्स जो हैं, ये जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो इवॉल्विंग कंट्रीज़ हैं, वो भी आ रही हैं, G20 भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है, एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक हायरार्की बनती है और हर पावर के पास एक कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी को यहाँ पे हम करेंगे रिलेटिव गेन्स या कैपेबिलिटी। तो रिलेटिव गेन्स ये भी इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है, रिलेटिव गेन्स या फिर कैपेबिलिटी। हर पावर की कैपेबिलिटी है, इस कैपेबिलिटी को पावर से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर में किसी की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी कैपेबिलिटी को अपने पास रखने की कोशिश करेगी और दूसरी पावर्स अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जब वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें, जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करें, जब वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाएं, तो जो दूसरी पावर्स हैं वो अचानक ही थ्रेटन हो जाती हैं। जैसे कि इस वक्त चाइना जो है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वो इंश्योर कर रहा है एशिया में, पैसिफिक में, इन सारे रीजन्स में। तो इसका मतलब है कि कौन सी पावर्स थ्रेटन होंगी? जो उसके ऊपर पावर्स बैठी हैं वो भी थ्रेटन होंगी, जो उससे नीचे पावर्स हैं या उसके करीब आने की कोशिश कर रही हैं जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो भी जो है वो परेशान हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक स्ट्रगल रहेगी।
हत्ता कि हर पावर अपनी जब मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है या अपनी कैपेबिलिटी को, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी पावर के खिलाफ चाहे वो ना भी हो तो भी दूसरी पावर अचानक ही थ्रेटन हो जाती है, उसको खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है और वो समझती है कि उसकी बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। तो एक्चुअली ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये हायरार्किकल ऑर्डर है जिसकी वजह से ये स्ट्रगल है। कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा, कौन कहां पर अपनी प्लेस को बनाएगा, और प्लेस को हमेशा ऊपर आप कैसे करते हो, बाय इंक्रीजिंग कैपेबिलिटीज एंड बाय रिलेटिव गेन्स इन पावर। अच्छा, सपोज अगर इस इंटरनेशनल पावर में दो पावर्स या दो स्टेट्स आपस में जो है वो कोलैबोरेट करती हैं किसी भी वॉर में या पीस में, सपोज के दो पावर्स हैं वो आपस में मिल के तो एक तरह से दूसरी पावर को रोकने की कोशिश करती है, तो या पीस में जाती है या किसी म्यूचुअल बेनिफिट में जाती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल गेन्स हासिल करेंगी अपनी इस अलायंस से। मगर जब ये अलायंस होता है तो भी इन दो एलाइज के दरमियान में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि जब दोनों एलाइज इक्वल गेन्स कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी, एक जो स्टेट है वो गेन्स अपने हासिल करके दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, जैसे हमने देखा 1939 से लेकर 1945 में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो दो इत्तेहादी आपस में मिलकर लड़े थे, यूएस उस वक़्त सोवियत यूनियन वो और उस रशिया जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका और उसके साथ साथ ब्रिटेन, ये तीनों मिलके आपस में लड़े थे। और जब तीनों लड़े तो तीनों को इक्वल बेनिफिट हुआ आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान। लेकिन जर्मनी ने जो कॉलोनीज छोड़ी थी उसके ऊपर तीनों के दरमियान में फिर स्ट्रगल स्टार्ट होगी, खास तौर पर वेस्ट और रशिया के दरमियान में, कि उन कॉलोनीज को कौन कब्जे में करेगा माले गनीमत के तौर पर। तो रशिया ने आगे बढ़ के बहुत सारी कॉलोनीज के ऊपर कब्जा कर लिया, तो इसको कहते हैं उसको रिलेटिव गेन ज्यादा मिल गए, और उसके खिलाफ जो अमेरिका था और वेस्टर्न दूसरी कंट्रीज थी वो थ्रेटन हो गई, तो उसकी पावर बढ़नी शुरू होगी और वो पावर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और इन दोनों की फिर दुश्मनी स्टार्ट होगी और इन दोनों के दरमियान में कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी। तो हमेशा स्ट्रक्चर के अंदर रौला होता है, यानी स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑर्डर बना होता है कि हर स्टेट ऑर्डर में अपने आप को ऊपर वाली जगह पे लेके आना चाहती है बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटी, बाय इंक्रीजिंग इट्स कैपेबिलिटी। And if two states go into alliance, they become allies in some venture, then even that conflict or struggle remains between them, that relative gains by one state will be used against the other state. Now this is called, इसको इसी तरीके से स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं, इसको इसी तरीके से स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। तो आपने देखा कि केनेथ वॉल्स की जो असम्पशंस हैं, यानी न्यू रियलिज्म जो है, न्यू रियलिज्म में कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है, एक ही चीज़ का डिफरेंट है। ये कहते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर इज अ कंस्ट्रेंट, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर या इंटरनेशनल सिस्टम इज अ कंस्ट्रेंट, ये इन्फ्लुएंस डालता है और इससे पावर स्ट्रगल रहती है। तो दूसरी तरफ जो रियलिज्म, जो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, क्लासिकल और न्यू। क्लासिकल कहते थे कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्टेट जो है, स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट्स ये मेन चीज है, या स्टेट जो है यूनिटरी एक्टर है, प्राइमरी एक्टर है, उसके नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सामने होते हैं, वो इस अपने नेशनल इंटरेस्ट से अपनी पावर को गेन करने की कोशिश करती है। लेकिन जो न्यू रियलिज्म वाले लोग हैं, यानी वो कहते हैं स्टेट, वो भी कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट्स हर एक स्टेट के होते हैं, मगर वो नेशनल इंटरेस्ट्स इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइस होते हैं कि कितने, वो नेशनल इंटरेस्ट को गेन्स की सूरत में कहते हैं। तो इससे ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में स्ट्रगल में होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल हमेशा रहती है। ये भी कहते हैं पावर स्ट्रगल हमेशा रहती है। यहां पे पावर जो है इंटरनेशनल, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, यहां पे पावर रिलेटिव गेन्स या कैपेबिलिटीज के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं केनेथ वॉल्स। ये अनाकी
ये दोनों मानते हैं कि अनाकी है, ये भी कहते हैं हाँ अनाकी है दुनिया में, और कोई भी रूल ऑफ लॉ ओवरआर्चिंग अथॉरिटी नहीं रखता किसी भी स्टेट को रोकने के लिए। लेकिन ये कहते हैं किसी भी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में कोई रूल ऑफ लॉ ऊपर नहीं है और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में एक तरह से कंपटीशन जारी रहता है। ये भी अनाकी पे बिलीफ रखते हैं, ये भी अनाकी के ऊपर बिलीफ रखते हैं। ये भी कहते हैं कि हर एक के सेल्फिश इंटरेस्ट्स होते हैं, ये भी ये कहते हैं कि इंसान के या स्टेट के सेल्फिश इंटरेस्ट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म।